हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर। और फिस्कल पॉलिसी ऑब्वियसली ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, एएस लेवल का भी और ए2 लेवल्स का भी। शुरू से लेके चलूंगा मैं फिस्कल पॉलिसी को, जिसके बाद जिस स्टेप के बाद ओ लेवल्स वालों को जरूरत नहीं है फर्दर स्टडी करने की, क्योंकि उनके कोर्स में नहीं है वो चीज़ें, वहां मैं आपको बता दूंगा। अलबत्ता यह है कि अगर ओ लेवल्स वाले भी अपने शौक के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आगे उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें, राइट। क्योंकि एडवांस लेवल में जो चीज़ें हैं वो लेवल्स में नहीं है। तो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो अच्छी बात है, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो बात शुरू करते हैं हम। ये स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, इनके हिसाब से मैं चलूंगा। तो लेट्स डिस्कस फिस्कल पॉलिसी। अब सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ फिस्कल पॉलिसी को, कि फिस्कल पॉलिसी इज द टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हर साल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जून में बजट अनाउंस करती है और उसमें अपने टैक्सेस और स्पेंडिंग के बारे में जो उसके प्लान्स हैं उसके बारे में बता रही होती है। लेकिन जब उन्हीं टैक्सेस और स्पेंडिंग को हम गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को परसू करने के लिए इस्तेमाल करें तो हम उसे फिस्कल पॉलिसी कह रहे होते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही होती है उसमें, कि टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस ला रही होती है, और टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस लाकर वो अपने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को परसू कर रही होती है। गवर्नमेंट किस तरह के चेंजेस करती है उस पर जरा सी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को या तो बढ़ा रही होगी या कम कर रही होगी, या फिर ये चूज कर रही होगी कि डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाने हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाने हैं। क्योंकि कभी गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस डायरेक्ट टैक्सेस पर होता है बास केसेस में, और कभी इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ज्यादा फोकस होता है। या फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही होगी कि जो डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लगा रही है, इनकम टैक्सेस या कॉर्पोरेट टैक्सेस, वो रिग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव हो या प्रोपोर्शनेट हो। रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट और प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है वो आगे चल के डिस्कस हो रहा है। और फिर गवर्नमेंट ये चेंजेस भी कर रही होगी कि किसी चीज पर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही होगी, किसी चीज पर एक्सपेंडिचर कम कर रही होगी, अपने ओवरऑल एक्सपेंडिचर को या तो बढ़ा रही होगी या कम कर रही होगी। तो इन शॉर्ट ये कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट कर रही है, और उसी को हम फिस्कल पॉलिसी कह रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या? सबसे पहले लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जाहिर बात है कि गवर्नमेंट चाहती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन विद इन 2 and 5% हो और स्टेबल हो। लॉन्ग रन में कोई भी इकोनॉमी चाहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम से कम हो। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना, जाहिर बात है कि हर इकोनॉमी का ये टारगेट है कि कंट्री का जीडीपी बढ़े एज कंपेयर टू बिफोर। क्योंकि जाहिर बात है कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती है, तो उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए जीडीपी ज्यादा चाहिए, फिर एक्सपोर्ट्स करने के लिए जीडीपी ज्यादा चाहिए, और जीडीपी इसलिए भी ज्यादा चाहिए कि इंपोर्ट्स को कम किया जा सके। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, आपके मुल्क में बाहर मुल्कों से जो पैसा आ रहा है और आपके यहां से जो जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से बचने की कोशिश, और एक सस्टेनेबल स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन भी जरूरी है। फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसका मतलब यह है कि हायर इनकम ग्रुप्स को टैक्स करना और लोअर इनकम ग्रुप्स को फैसिलिटेट करना, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। तो फिस्कल पॉलिसी का जो आमतौर से जो मेन टारगेट होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये और बात है कि गवर्नमेंट पास टाइम किसी हद तक फिस्कल पॉलिसी के जरिए माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी टारगेट करती है। मिसाल के तौर पे जो पब्लिक गुड्स का मार्केट फेलियर है, या मेरिट गुड्स या डीमेरिट गुड्स का जो मार्केट फेलियर है, या मोनोपोली की वजह से जो मार्केट फेलियर्स अगर हो रहे हैं, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक फेलियर्स भी कहते हैं, उसको भी गवर्नमेंट किसी ना किसी हद तक टैक्सेशन और स्पेंडिंग से करेक्ट करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस मेरिट गुड्स,
Government will discourage demerit goods with the help of indirect taxes, and other changes in taxation and spending would be done to control the monopolies as well, so that they are not able to exploit different stakeholders. बहरहाल वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, जल्दी से हम चलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी है क्या। अब फिस्कल पॉलिसी में मजीद जाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है। डायरेक्ट टैक्सेस जाहिर बात है कि इनकम टैक्सेस हैं, जो एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स पर जो टैक्सेस लग रहे हैं उनको हम अक्सर इनकम टैक्सेस कह रहे होते हैं, और जो क्या कहते हैं बिजनेसेस पर लग रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पर लग रहे हैं, उनको हम कॉर्पोरेट टैक्सेस कह देते हैं। टैक्सेस हैं क्या कि इंडिविजुअल्स की या बिजनेसेस की इनकम में से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट अपने लिए ले रही है अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, उसको हम डायरेक्ट टैक्सेस कह रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम या डायरेक्ट टैक्स तीन किस्म के होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनेट। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यह है कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा लोगों का, वैसे वैसे गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती चली जाएगी। आमतौर से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन गवर्नमेंट बूम के दिनों में इस्तेमाल करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे लोगों से टैक्सेस की सूरत में निकलवा लिए जाएं, क्योंकि स्पेंडिंग लेवल बहुत हाई होता है, इकोनॉमी क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए और हाई लेवल ऑफ इम्पोर्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करेगी बूमिंग डेज में। अलबत्ता अगर इकोनॉमी रिसेशन में है तो बिजनेसेस को इंसेंटिव देने के लिए वो रिग्रेसिव टैक्सेशन अडॉप्ट करेगी, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे गवर्नमेंट रेट ऑफ टैक्स को कम करती चली जाएगी, ताकि प्रोड्यूसर्स को ये इंसेंटिव नजर आए कि जितना ज्यादा वो अर्न करेंगे, जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स कम होता चला जाएगा। जबकि प्रोपोर्शनेट टैक्सेस का मतलब है कि फिक्स रेट, वट एवर द इनकम बढ़ रही हो कम हो रही हो, टैक्स रेट जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो ये हमने बात की थोड़ी डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। फिर हम चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? मैं उसको बच्चों से कहता हूं कि उसको गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स ना कहें, उसको इस तरह याद करें कि वो एक्सपेंडिचर टैक्सेस है। उससे आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि स्पेंडिंग पे जो टैक्सेस लग रहे होते हैं उनको हम एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट टैक्सेस कह रहे होते हैं। तो इसको इस तरह से याद रखें कि जो एक्सपेंडिचर टैक्सेस हैं, यानी कि बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स जिस वक्त पैसे खर्च कर रहे हैं उस वक्त जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है दे आर इनडायरेक्ट टैक्स। और आपने नाम सुना ही होगा, सेल्स टैक्स पाकिस्तान में और वेस्टर्न कंट्रीज में हम उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो जो टैक्स आप अपने बिल में पे कर रहे होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स ही होते हैं। फिर हमारे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पर मैंने उसको 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो गवर्नमेंट का डे टू डे एक्सपेंडिचर है, सैलरीज देनी है या और दूसरे काम हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं जो कैपिटल चीजें प्रोड्यूस करने के लिए खर्च हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई गवर्नमेंट कोई डैम बनवा रही है, कोई बड़ा ब्रिज बनवा रही है, कोई रोड बनवा रही है, तो वो तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई होते हैं। फिर आ जाती है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी ऐसी पेमेंट को कह रहे हैं हम जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ रिसीव नहीं कर रही, राइट? जैसे कि पेंशन्स दे रही है रिटायर्ड लोगों को, अगेन उसके लिए उनसे कोई सर्विसेज नहीं ले रही। अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, अगेन उनसे कोई सर्विसेज नहीं ले रही। और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को सब्सिडीज दे रही है जो कि डिफिकल्टीज में है, और अगेन उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट उससे कुछ भी नहीं ले रही। तो गवर्नमेंट जब पेमेंट्स कर रही हो बगैर किसी एक्सचेंज के, सोशल रीजंस की वजह से, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स कह रहे होते हैं। और गवर्नमेंट का एक बड़ा खर्चा ट्रांसफर पेमेंट्स पे हो रहा होता है। और फिर चौथे नंबर पे अगर गवर्नमेंट ने पहले से बोरो किया हुआ है पैसा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रही है, तो वो भी गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी है क्या? आमतौर से फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिमांड साइड ओरिएंटेड होती है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी का टारगेट आमतौर से एग्रीगेट डिमांड को कम और ज्यादा करके मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करना होता है। कभी फिस्कल पॉलिसी के जरिए वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रही होगी,
और कभी फिस्कल पॉलिसी के जरिए वो एग्रीगेट डिमांड को कम कर रही होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी मेनली इन्वॉल्व है डिमांड मैनेजमेंट में। ये और बात है कि फिस्कल पॉलिसी बास टाइम सप्लाई साइड ओरिएंटेड भी होगी, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस फिस्कल पॉलिसी इज डिमांड साइड ओरिएंटेड, और एक्चुअली उसमें गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी के जरिए या तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही है या कम कर रही है। मॉडर्न फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इकोनॉमी के हालात को देखते हुए कि वेदर द इकोनॉमी इज इन अ बूम और अ रिसेशन, उसको देखते हुए वो अपने टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में प्लान करेगी। टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं बिजनेस साइकिल के लिहाज से बूम्स या रिसेशंस में, गवर्नमेंट उन पर नहीं छोड़ेगी कि वो इकोनॉमी को करेक्ट करें और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वापस लाएं। गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से क्या कहते हैं टैक्सेस भी इम्पोज करेगी और स्पेंडिंग भी अपने प्लान के हिसाब से करेगी, और उनको हम डिस्क्रिशनरी चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी या डेलिबरेट चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी तीन किस्म की होगी। फिस्कल स्टांस कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी कितनी कॉन्ट्रैक्शन या कितनी एक्सपेंशन क्रिएट करेगी। मिसाल के तौर पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कितना आगे ले जाएगी इकोनॉमी को, या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कितना पीछे ले आएगी, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी जीडीपी में या एक्सपेंशन कॉज करेगी, दैट इज फिस्कल स्टांस। बैलेंस्ड बजट आमतौर से हम ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस बिल्कुल इक्वल हो। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बैलेंस बजट में ना कोई एक्सपेंशनरी इंपैक्ट आएगा ना कोई कॉन्ट्रैक्शनरी, लेकिन बहरहाल बैलेंस्ड बजट में भी हम ये देखते हैं कि उससे एक्सपेंशनरी इंपैक्ट आ रहा होता है। फिलहाल मैं इस बात की तफसील में नहीं जाना चाहता, अगेन ओ लेवल्स वालों को भी टारगेट करना है। जब ए लेवल्स वाले पोर्शन में आ जाऊंगा तो बैलेंस बजट क्यों एक्सपेंशनरी होता है इसके बारे में दोबारा बात करूंगा। दूसरा है रिफ्लेशनरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जारी बात है कि जहां पर गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाह रही है, दैट इज रिफ्लेशनरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और जहां गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कम करके इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के चक्कर में है, उसके साइड इफेक्ट से बचने के चक्कर में, उसको हम डिफ्लेशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। आगे चल के हम इस पर मजीद बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आ गया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पर। अब यहाँ हम ये बात करते हैं कि अब ये जरा सा हम अपने मेन पॉइंट्स पे आ गए, तो जरा सा मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ, जरा सांस भी ले लेता हूँ। ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या रिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट जब अडॉप्ट करेगी जब इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड होगा, जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा फॉल कर रही होगी। मिसाल के तौर पे कोविड के दिनों में आपने देखा जिसे सब जब लॉकडाउन में चले गए तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बेइंतहा फॉल हुई। ठीक है। या 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएस में आया, उसमें एग्रीगेट डिमांड लेवल बहुत ज्यादा फॉल हो गई। और एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा फॉल होने से यानी कि डिमांड डेफिशिएंसी डेवलप होने से होगा क्या कि जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो फर्म्स आउटपुट पे कट बैक करेंगी, जिसका नतीजा निकलेगा कि जीडीपी फॉल होगा। और प्लस ये कि जब वो आउटपुट पे कट बैक कर रही हैं तो वर्कर्स को क्यों रखेंगी, एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। और अगर ऐसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए तो हम उसको रिसेशन कहते हैं या स्लम्प कहते हैं। और फिर उसमें गवर्नमेंट को जरूरत इस बात की होती है कि गवर्नमेंट डिमांड को रिवाइव करे। जाहिर बात है कि डिमांड डेफिशिएंसी की वजह से जीडीपी फॉल हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो डिमांड को रिवाइव करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में एज अ रिजल्ट सबसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ले रही होगी वो ये ले रही होगी कि इनकम टैक्स जो हाउस होल्ड्स पर लग रहे हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स पर, और कॉर्पोरेट टैक्सेस जो बिजनेस पे लग रहे हैं, गवर्नमेंट उसको कट बैक करेगी। या तो विड्रॉ करेगी बास टैक्सेस को या फिर एटलीस्ट उनका रेट कम करेगी। जब गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट को, इनकम टैक्स रेट्स को कम करेगी तो जाहिर बात है कि इंडिविजुअल्स की और बिजनेसेस की आफ्टर टैक्स इनकम में इजाफा हो जाएगा, राइट। और हम देखेंगे कि जिसकी वजह से
इंडिविजुअल्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। तो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और वही गवर्नमेंट यहां पर करना चाह रही थी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, फर्म्स देखेंगी कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करेंगे, जीडीपी दोबारा बढ़ेगा। और जीडीपी बढ़ाने के लिए जाहिर बात है कि उन्हें वर्कर्स भी एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें फॉल होता हुआ नजर आएगा। तो टैक्सेस को कट बैक करना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का जाहिर बात है कि मेन स्टेप है। फिर उसके बाद जाहिर बात है कि गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज आल्सो द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, and when government expenditure will increase, aggregate demand will increase. And when aggregate demand will increase, obviously, again, when the demand is being revived, firms will produce more. And in order to produce more, they would employ more workers. Right? So government expenditure is also the part of aggregate demand. That's why an increase in government expenditure will also revive demand and will revive GDP and employment. In extreme cases of recession, government will spend through borrowing. I mean to say कि गवर्नमेंट जो है वो ओवर स्पेंडिंग शुरू करेगी, क्योंकि बकौल जॉन मेनर्ड केन्स, जब गवर्नमेंट ओवर स्पेंड करेगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से नेशनल इनकम मोर देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी मोर देन टैक्सेस, तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं आप कि जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस से ज्यादा स्पेंड करेगी इकोनॉमी में, तो एक्स्ट्रा मनी इकोनॉमी में इंजेक्ट होगी और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और जाहिर बात है कि उससे जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन जाहिर बात है कि ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए पैसा आ कहां से रहा होगा, वो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट उसको बोरो कर रही होगी। पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट डेवलप हो रही होगी, इसको हम शॉर्ट में पीएसबीआर कहते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स ओवर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मेनली जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के लिए यानी अपने बजट डेफिसिट को क्या कहते हैं ओवरकम करने के लिए बोरो कर रही होती है, तो यूजुअली इंटरनल सोर्सेज से कर रही होती है विद इन द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट का तरीका ये है कि वो बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, जो कि लोग खरीदते हैं। जब वो बॉन्ड्स खरीदते हैं और ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं रिवॉर्ड के लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स लोगों के पास आ जाते हैं। और उनका एक टाइम होता है कि वो गवर्नमेंट कितने साल तक के लिए बोरो कर रही है उनसे। जब वो टाइम पूरा होगा, मेच्योरिटी टाइम जिसे हम कहते हैं, तो बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स लोग गवर्नमेंट को वापस कर देंगे और गवर्नमेंट लोगों का पैसा वापस कर देगी। मीन टाइम में वो उनको उसका रिवॉर्ड, इंटरेस्ट रेट वगैरह देती रहेगी। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर इज फाइनेंस्ड थ्रू बोरोइंग। फिर हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच चुकी है या क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच चुकी है, बूमिंग इकोनॉमी है, एग्रीगेट डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और एग्रीगेट डिमांड के तेजी से बढ़ने से इकोनॉमी ओवरहीट हो रही है। क्या मतलब, यानी अब जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है वो आउटपुट को नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है और इंपोर्ट्स को बढ़ा रही है। और जब इंटरनल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट्स भी कम हो सकती हैं, क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स को नजर आएगा, बिजनेसेस को, कि जब लोकल मार्केट में ही डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी प्राइस उन्हें मिल सकती है, तो हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट्स में इतने इंटरेस्टेड ना रहें। एज अ रिजल्ट बूमिंग डेज में पास टाइम इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, इंपोर्ट्स बढ़ रही होंगी और एक्सपोर्ट्स गिर रही होंगी, क्योंकि इंटरनल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा हाई है और इकोनॉमी ऑलरेडी क्लोज टू या एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहुंच चुकी है। तो ऐसी सूरत में फिर गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या डिफ्लेशनरी पॉलिसी, या उसको हम एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी। अगेन डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देगी।
इनकम टैक्स को बढ़ाएगी, कॉर्पोरेट टैक्सेस को बढ़ाएगी, और उससे फिर लोगों की आफ्टर टैक्स इनकम कम होगी। इंडिविजुअल्स को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर पर, और बिजनेसेस को भी किसी ना किसी हद तक अपने एक्सपेंडिचर पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और उससे सिर्फ लोकल गुड्स पर एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा, इंपोर्टेड गुड्स पर भी एक्सपेंडिचर कम हो रहा होगा। और जब इंपोर्टेड गुड्स पर भी खर्चा कम हो रहा है और लोकल गुड्स पर भी खर्चा कम हो रहा है, तो इंपोर्ट्स कम हो रही होंगी। और जब लोकल गुड्स पर खर्चा कम हो रहा है, तो फिर लोकल फर्म्स को मजबूरन एक्सपोर्ट मार्केट्स तलाश करनी पड़ेंगी। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज। फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर भी पे भी कंप्रोमाइज करेगी, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। और गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर खुद जो इंपोर्ट करती है, उस पर भी पैसे कम खर्च कर रही होगी, राइट। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल फॉल होगी। और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, तो जाहिर बात है कि इन्फ्लेशन रेट नीचे आएगा। और प्लस ये कि लोगों के पास जब पैसे नहीं है टैक्सेस ज्यादा लगने की वजह से, तो इंपोर्ट्स भी कम हो रही होंगी और एक्सपोर्ट्स एज अ रिजल्ट बढ़ रही होंगी। एक्सट्रीम केसेस ऑफ इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट जो है वो बजटिंग फॉर अ सरप्लस करेगी। बजटिंग फॉर अ सरप्लस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट टैक्स तो बहुत ज्यादा कलेक्ट करेगी, लेकिन उन टैक्सेस को खर्च नहीं करेगी, बल्कि उन सरप्लस टैक्सेस को अपने पुराने लोन्स पे करने में उतारेगी, जिसको हम पब्लिक सेक्टर डेट रीपेमेंट कहते हैं, और शॉर्ट में हम उसे पीएसडीआर कहते हैं। तो गवर्नमेंट कर ये रही है कि रिसेशन के टाइम पर या स्लम के टाइम पर जो ओवर स्पेंड करने के लिए जो गवर्नमेंट ने बोरो किया था, वो इन दिनों में गवर्नमेंट इन सरप्लस टैक्सेस से रीपे कर रही होगी, जो कि उसने जमा किए हैं अंडर स्पेंड करके। ठीक है। अच्छा, वहां हमने देखा कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हमने 4 टारगेट्स के बारे में गवर्नमेंट की बात की। इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बात की हमने। यहां हम जरा सी बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो गवर्नमेंट का 5वां हमने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब बेसिकली ये होता है कि हायर इनकम ग्रुप से टैक्सेस की फॉर्म में पैसा लेके लोअर इनकम ग्रुप्स को, पुअर्स को फैसिलिटेट करना। तो गवर्नमेंट कर ये रही होगी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अडॉप्ट कर रही होगी, कि जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, टैक्स रेट बढ़ेगा या मोर देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट नतीजा ये निकलेगा कि ज्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट जो है वो हायर इनकम ग्रुप से ले रही होगी, और उन टैक्सेस को फिर वो ट्रांसफर पेमेंट्स पे खर्च करके, जिसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स पर खर्च करके, मेरिट गुड्स पर खर्च करके, जैसे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स वगैरह बना के, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रही होगी, जिससे कि आम आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा होगा, या हम दूसरे लफ्जों में इस तरह कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही होगी। ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सहारा लेगी, और दूसरी तरफ ट्रांसफर पेमेंट्स को बढ़ाएगी, मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, और पब्लिक गुड्स की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगी। फिर आ जाते हैं हम जी लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी पर। अब यहाँ मैं ओलव्स वालों को बता दूं, ओलव्स के स्टूडेंट्स को, कि चाहे तो वो इसके बाद कंटिन्यू ना करें अगर अपने आप को बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना चाह रहे। ठीक है। क्योंकि ये अगली जो चीजें हैं ये ओ लेवल्स का इतना पार्ट नहीं है, राइट। आगे ये ए लेवल्स से ज्यादा कनेक्टेड है। लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टाइम लैग की। जाहिर बात है कि फिस्कल पॉलिसी कोई बटन नहीं है गवर्नमेंट के पास कि दबाया और चीजें ठीक हो गई। होता यह है कि कुछ ना कुछ टाइम लैग इन्वॉल्व होता है, टाइम डिलेज इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो प्रॉब्लम को रियलाइज करने में, रिकग्नाइज करने में टाइम लगता है।
ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को फौरन अंदाजा हो जाता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। जो सेंट्रल बैंक अमेरिका के जो चेयरमैन थे 2007 में, बेन बernanke, अगले दिन रिसेशन ने हिट किया और पिछले दिन वो कहीं तकरीर कर रहे थे कि यूएस इकोनॉमी को कोई खतरा नहीं है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं डेवलप होने वाला, सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगले ही दिन जो है वो हाउसिंग बबल बस्ट हुआ और क्या कहते हैं, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। तो इतना आसान नहीं होता प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना, रियलाइज करना, उसमें टाइम लगता है। फिर उसके लिए डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद भी लोगों के बिहेवियर में, जारी बात है जो भी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कर रही है वो इंडिविजुअल्स को और हाउस होल्ड्स को, आई मीन टू से इंडिविजुअल्स को और फर्म्स को इन्फ्लुएंस कर रही होगी, उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो अपने स्पेंडिंग को कम कर रहे होंगे या बढ़ा रहे होंगे, और फिर उसका फिर इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, राइट। और फिर उसका एक खराब नतीजा ये भी होता है बास टाइम कि जिस टाइम पर जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई उस वक्त तक वो प्रॉब्लम किसी वजह से ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, और पता चला कि जो पॉलिसीज आपने अडॉप्ट की उसने या तो ओवर हीटिंग कॉज कर दी या फिर रिसेशन को फर्दर इंटेंसिफाई कर दिया। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने बूमिंग डेज में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करने के टाइम से लेकर उसका इफेक्ट आने तक इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में दाखिल हो चुकी थी। तो नतीजा क्या निकलेगा कि उन कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की वजह से रिसेशन और इंटेंसिफाई हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो यह है कि टाइम लैग इन्वॉल्व है, और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि बास टाइम इतना ज्यादा डिले इन्वॉल्व है कि जब आपने मेडिसिन ली उस वक्त आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम ने आपको ऑलरेडी ठीक कर दिया था और मेडिसिन ने उल्टा आपका कोई मामला बिगाड़ दिया। ये बिल्कुल उसी तरह है। अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज से यहां मुराद है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है लिमिटेशंस का, कि गवर्नमेंट जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, हो सकता है बास टाइम उसका इम्पैक्ट ना आए। मिसाल के तौर पर यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है कि इनकम टैक्स कट कर रही है गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स कट कर रही है ताकि कंजम्पशन बढ़े और इन्वेस्टमेंट बढ़े। लेकिन फर्ज करें कि अगर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो टैक्स कट करने के बावजूद वो अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड रिवाइव नहीं होगी, और जब एग्रीगेट डिमांड रिवाइव नहीं होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी रिसेशन से बाहर नहीं निकल सकेगी। तो जो स्टेप्स भी गवर्नमेंट ले रही है, जो मेजर्स भी फिस्कल पॉलिसी में ले रही है, जरूरी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए, बास टाइम नहीं भी आएगा। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की। यहां ये बात कर रहा हूं मैं कि बास टाइम फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं होती बल्कि पॉलिटिकली ड्रिवन होती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अक्सर उनको अपने पॉलिटिकल टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस ले रहे होते हैं, और उस हालात में तो बिल्कुल ही फिस्कल पॉलिसी इनफेक्टिव रहेगी, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में हमारे यही हाल है, इसीलिए तमाम चीज़ें ठीक नहीं होती। फिर अगर मैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करूं और केनेजियन आइडिया के बजट डेफिसिट्स क्रिएट किए जाएं, ओवर स्पेंड किया जाए इकोनॉमी में, फिस्कल पॉलिसी में, जो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि रिसेशन में ओवर स्पेंड करें ताकि एग्रीगेट डिमांड तेजी से रिवाइव हो, तो वहां और मसले भी तो हैं कि जितना आप बोरो करते चले जाएंगे उतना आपके ऊपर डेट बर्डन बढ़ता चला जाएगा, और वो एक अलग मसला है। फिर मैं आ जाता हूँ फोरकास्टिंग एरर्स पर। यहां मैं ये बात कर रहा हूं कि फिस्कल पॉलिसी अपना इम्पैक्ट लेके आएगी या नहीं आएगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स में चेंजेस अपना इफेक्ट लेके आएंगे या नहीं आएंगे। ये इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की फोरकास्ट चीजों के बारे में क्या है।
गवर्नमेंट की फोकास्ट क्या है कि एक्सपोर्ट्स क्या रहेंगी, इंपोर्ट्स क्या रहेंगी, सेविंग्स को क्या हो रहा होगा, इन्वेस्टमेंट्स को क्या हो रहा होगा। अगर गवर्नमेंट की फोरकास्ट इतनी एक्यूरेट नहीं है और इनएक्यूरेट है, तो फिर फिस्कल पॉलिसी अपना डिजायरेबल इम्पैक्ट नहीं लेके आएगी। क्योंकि अगर डॉक्टर्स ने आपके वाइटल्स ही गलत रिकॉर्ड किए हैं, आपका पल्स रेट ही गलत देखा है, ब्लड प्रेशर ही गलत देखा है, तो फिर जो मेडिसिन भी दे रहे होंगे वो उल्टा मामला खराब कर रही होगी, ठीक नहीं कर रही होगी। फिर एक बात इसमें यह है कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कट बैक करेगी। क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट बैक करना इतना आसान है? बहुत सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है और वहां पर कोई एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर को कम करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टेट रन हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, वहाँ इक्विपमेंट की कॉस्ट है, मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर्स की सैलरीज हैं और दूसरी चीजें ऐसी, तो वो हॉस्पिटल पे एक्सपेंडिचर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर तो नहीं है कि जिसपे कट बैक किया जा सके। क्या आप वो हॉस्पिटल बंद कर देंगे? तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को जो हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगी, वो इतना प्रैक्टिकल पास टाइम नहीं है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, अब ये बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही है और ये भी लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी में आ जाता है। और खास तौर पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो A2 वालों से कनेक्टेड है, उनकी ज्यादा समझ में आएगा ये। असल में हमने ये अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि गवर्नमेंट को जब ओवर स्पेंड करना होता है तो गवर्नमेंट बोरो करती है। और गवर्नमेंट के बोरो करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू कर रही है बोरो करने के लिए, वो उस पर मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगी। तभी तो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, तभी तो लोगों को लगेगा कि जी गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट दे रही है वो ज्यादा दे रही है बैंक्स के मुकाबले में। तो लोग क्या करेंगे कि अपना पैसा बैंक से निकाल कर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तो डिमांड बढ़ गई और गवर्नमेंट के पास बॉन्ड्स बेचने से पैसा भी आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों ने कमर्शियल बैंक से अपने पैसे निकाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए, और उसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स खाली होने शुरू हो गए, कमर्शियल बैंक अकाउंट्स खाली होने शुरू हो गए, तो कमर्शियल बैंक्स उस चीज से निपटने के लिए, इतना विड्रॉल रोकने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे एज अ कॉम्पिटिटर। और जब वो इस चीज को रोकने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, तो वो मसला हल हो ना हो कि वापस उनके पास पैसा आए ना आए, वो एक अलग बात है। लेकिन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से होगा ये कि जो प्राइवेट सेक्टर जो बोरिंग कर रही थी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो रुक जाएगी। जाहिर बात है कि हायर इंटरेस्ट रेट पर प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करना पॉसिबल नहीं रहेगा, और जब बोरो करना पॉसिबल नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी। तो एक तरफ हो ये रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि एक इंजेक्शन है वो बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो दूसरा इंजेक्शन है वो कम हो रहा है। तो जब एक इंजेक्शन बढ़ रहा है और दूसरा इंजेक्शन बढ़ रहा है, तो सॉरी कम हो रहा है, तो नतीजा क्या निकलेगा? ऑफसेट कर देगा वो एक दूसरे को। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर रहा है, इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। क्राउडिंग आउट का वैसे मतलब ये है कि किसी दूसरे का इतना आ जाना कि आपको बाहर निकल जाना पड़े इस कमरे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे इतने सारे आ जाएं, वैसे इतने हैं नहीं, कि वो चले जाएं, मुझे मजबूरन बाहर जाना पड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं क्राउड आउट करना। तो जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन होती है तो बात साइन प्राइवेट सेक्टर आउट हो जाता है फाइनेंस की प्राइसेस बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। और इसी से रिलेटेड है रिसोर्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि जब पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को ओन करेगा प्रोडक्शन में आने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसोर्सेज महंगी और कम हो जाएंगी, और उसको हम रिसोर्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट कह रहे होते हैं। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये है कि गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इन हो जाने की वजह से प्राइवेट सेक्टर आउट हो जाएगा, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेशनल कम जीडीपी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, वो बास टाइम होता हुआ नहीं नजर आ रहा होगा। यह और बात है कि इसके जवाब में केनेजियन इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्राउडिंग इन हो रही होगी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, क्राउडिंग इन इफेक्ट हो रहा होगा। और वो क्राउडिंग इन इफेक्ट ये है
कि वो ये कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो एग्रीगेट डिमांड रिवाइव होगी, और एग्रीगेट डिमांड रिवाइव होगी तो प्राइवेट सेक्टर उसको देख के कि डिमांड रिवाइव हो रही है, उल्टा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कम होने के बजाय बढ़ेंगी। और जब गवर्नमेंट जीडीपी क्रिएट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, तो इनकम जनरेशन होगी, उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा होगा, डिमांड फर्दर रिवाइव हो रही होगी, जीडीपी बढ़ रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी। तो केनेजियंस जो है वो रिजेक्ट करते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट के आइडिया को, एंड दे से कि दिस वुड एक्चुअली लीड टू क्राउडिंग इन इफेक्ट। फिर हम आ जाते हैं अपनी आखिरी बात पर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स पर। अब ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में ही बहुत पूछा जाता है, थ्योरी में भी बहुत पूछा जाता है, इसको जरा समझ लें। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि भाईजान, ये जो फिस्कल पॉलिसी में जो डिस्क्रिशनरी चेंजेस आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में ला रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और टैक्सेस में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ रहे होंगे, चेंज ऑफ बिजनेस साइकिल की वजह से। तो फिर गवर्नमेंट को अपनी टांग इसमें क्यों अड़ाने की जरूरत है डेलिबरेट फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के जरिए? गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है या कम कर रही है, टैक्सेस को बढ़ा रही है या क्यों कम कर रही है? क्योंकि ये चेंजेस तो ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे, और एज अ रिजल्ट रिसेशन और जो बूम्स हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होंगे गवर्नमेंट की किसी इंटरवेंशन की, टैक्सेस और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के जरिए। जरूरत ही नहीं। कैसे कह रहे हैं वो ये बात, जरा हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि फर्ज करें कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, और रिसेशन में जा रही है तो जारी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बढ़ने की वजह से टैक्स रेवेन्यूज खुद बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो जारी बात है लोग टैक्सेस दे नहीं पाएंगे, टैक्स रेवेन्यूज खुद बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट का खर्चा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों का राइट है कि अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिले। तो जब रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर खुद ब खुद बढ़ रहा है, और टैक्स रेवेन्यूज खुद ब खुद कम हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में कर रही है। तो भाई क्यों कर रही है? ये तो खुद ब खुद हो रहा है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो चेंजेस ऑटोमेटिकली अकर होने वाले हैं उसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे और वो ऑटोमेटिकली किसी बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशंस को कम कर देंगे। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि अगर जी फर्ज करें बूमिंग है कोई इकोनॉमी, और अगर टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है खास तौर पर, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, तो जब लोग जॉब्स पे जा रहे हैं तो आप टैक्सेस भी दे रहे हैं, और प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है तो टैक्स रेवेन्यूज और तेजी से बढ़ रहे होंगे। और क्योंकि लोगों को जॉब्स मिल गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं देने पड़ रहे, तो गवर्नमेंट का खर्चा खुद कम हो रहा है और गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज खुद बढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट चाह रही थी तो वो तो खुद ब खुद हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों डेलिबरेटली टैक्स रेट्स को बढ़ा रही है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर रही है? ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि फिस्कल पॉलिसी के लिए के जरिए जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए, वो एक खामखा की इंटरवेंशन है। चेंजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की वजह से ऑटोमेटिकली चेंजेस आ रहे होंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में, और वो इकोनॉमी की फ्लक्चुएशंस को ऑटोमेटिकली ठीक कर रहे होंगे, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता जॉन मेनर्ड केन्स का इस बात का जवाब यह है कि बास टाइम पर सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस इतनी इमेंस, इतनी एक्सट्रीम होंगी, इतने लार्ज स्केल पर होंगी कि ऑटोमेटिक चेंजेस जो हैं वो काफी नहीं होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हमारा इम्यून सिस्टम है ऐसा कि वो बहुत सारी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है, लेकिन फिर हमें दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं। तो बाज डॉक्टर्स का मानना यह है कि कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं है, नेचुरल उससे ठीक करें चीजों को, इम्यून सिस्टम में वो पोटेंशियल मौजूद है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। केन्स ये कह रहा है कि नहीं जी, दवाइयां तो लेनी पड़ेंगी। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड।
तकरीबन सारी ही चीजें मैंने फिस्कल पॉलिसी की इसमें ए लेवल्स के हिसाब से कवर किए हैं, उसके लिमिटेशंस, इफेक्टिवनेस वगैरह। तो दिस लेक्चर वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसको पूरा सुनिएगा और बार बार सुनिएगा। रिविजन इज द की टू सक्सेस, ये बात याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।